हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। पावर प्लांट से जनरेट होने के बाद ट्रांसमिशन और फिर आम पब्लिक के पास कैसे जाती है, और जनरेटिंग स्टेशन और हमारे जो सब स्टेशन हैं उसके प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते रहिए मेरा वीडियो। तो आइए देखते हैं कि लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वो किस रेंज में होता है। जैसे आप देख रहे हैं, लो वोल्टेज की रेंज जो होती है 230 वोल्ट से 415 वोल्ट होती है। मीडियम वोल्टेज 3 फेज़ की जो रेंज होती है वो 3.3 केवी से लेकर 33 केवी होती है। हाई वोल्टेज की जो रेंज होती है वो 66 केवी से लेकर 220 केवी होती है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की जो लिमिट होती है वो 400 केवी से लेकर 760 केवी होती है। अब ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, परमिसिबल लिमिट है कि हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज कितना होना चाहिए, और यहाँ पर है लोएस्ट सिस्टम वोल्टेज कितना होना चाहिए। ये आप फिगर जो देख रहे हैं वो है सिंगल लाइन डायग्राम, जिसे SLD कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनरेटिंग स्टेशन से लेकर यूज़र तक पावर सप्लाई किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये डिटेल में है। ये आप देख रहे हैं, ए स्टेप ऑफ 3 फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इन जनरेटिंग स्टेशन। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर जो है जनरेटर का, यहाँ से अगर पावर जनरेट होगा तो जनरेटर का वोल्टेज कितना होता है, वो 6.6 केवी से लेकर 22 केवी तक होता है। 3 फेज AC 50 हर्ट्ज। अब यहाँ से जब पावर ट्रांसफार्मर से वोल्टेज स्टेप अप होगा, ये यहाँ पे 3 फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इन रिसीविंग सबस्टेशन, ये आप यहाँ देख रहे हैं। तो मेन ट्रांसफॉर्मेशन लाइन में ये वोल्टेज कितना जाता है, वो जाता है 400 केवी से लेकर 220 केवी तक। सब ट्रांसमिशन सिस्टम में वोल्टेज होता है 220 केवी से 132 केवी या 66 केवी या 33 केवी। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितना होता है, 33 केवी, 22 केवी, 15 केवी, 11 केवी, 6 केवी, 3.3 केवी। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितना होता है, 400 वोल्ट, 415 वोल्ट 3 फेज या 230 वोल्ट सिंगल फेज। तो ये फिगर पर आप थोड़ा नज़र रखिए, इससे आपको जानने मिलेगा कि हमारा पावर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी में एबनॉर्मल कंडीशंस यानी प्रोटेक्शन ऑपरेट होने का रीजंस बताते हैं, और प्रोटेक्शंस में क्या क्या ऑपरेट होता है। देखिए क्या क्या कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन आती है। ओवर करंट ड्यू टू ओवरलोड, IN ग्रेटर देन, इसका मतलब है लोड करंट से ज़्यादा करंट लेने पर ओवरलोड कंडीशन आती है। प्रोटेक्शन डिवाइस उसमें क्या क्या ऑपरेट होगा, देखिए। तो ओवर करंट रिले सेपरेट, ऑपरेट एंड ट्रिप द सर्किट ब्रेकर। फॉर लोड्स एंड सर्विस मेन फ्यूज में प्रोवाइड ओवर करंट प्रोटेक्शन। सर्किट ब्रेकर एंड कॉन्टैक्टर फॉर लोड प्रोवाइडेड विथ थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन। अब यहाँ देखेंगे, 2 ओवरलोड रिलेज एंड 1 अर्थ फॉल्ट रिले आर प्रोवाइडेड ऑन सेकेंडरी साइड ऑफ CT फॉर 3 फेज सिस्टम। यानी ये रिले सेंस कैसे करेगा, तो ये CT इस कंडीशन में लगी है जिसके वजह से ये एबनॉर्मल कंडीशन को प्रोटेक्शन डिवाइस सेंस करेगा। फ्यूजेस आर ऑफ वेरियस टाइप्स एंड रेटिंग। ओवर करंट प्रोटेक्शन इज कोऑर्डिनेटेड विद रेफरेंस टू टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का चिन्ह क्या है, ये आप रिले में जाके देखोगे किसी भी रिले में, तो ये चिन्ह बताएगा। ओवर करंट रिले ऑपरेट एंड ट्रिप द सर्किट ब्रेकर। 2 overload relays and 1 earth fault relay are provided on the second side of CT for 3 phase system। मतलब
ये ओवरलोड कंडीशन जो है, जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कैसे डिवाइस सेंस करेगा, तो वो सेंस करने की ये वजह बताई हुई है। अब यहाँ अर्थफॉल प्रोटेक्शन देखते हैं। अर्थफॉल प्रोटेक्शन के लिए ये सिंबल है। अर्थफॉल कितने टाइप के आते हैं, तो ये है अर्थफॉल करंट। कोऑर्डिनेशन कहाँ होता है, बिटवीन फ्यूजेस, बिटवीन ऑटो रिक्लोजर एंड सेक्शनलाइजर, बिटवीन ऑटो रिक्लोजर एंड फ्यूजेस। अब इन केस ऑफ ओवरलोड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, द ऑटो रिक्लोजिंग ब्रेकर auto recloser is provided to close after certain dead time and restore the supply after temporary fault remains open if fault is permanent। अब ये कंडीशन के लिए fuses are various types and ratings। short circuit protection is coordinated with reference to time current characteristics। मतलब ये कंडीशन इसके वजह से ये ऑपरेट होता है। और क्या है, लाइटनिंग सर्जिस फेस टू अर्थ वोल्टेज वेव। तो लाइटनिंग सर्जिस आती है, उसकी वजह से ये प्रोटेक्शन ऑपरेट होता है। सर्ज अरेस्ट, उसके लिए क्या वहाँ प्रोटेक्शन क्या है, तो ये सर्ज अरेस्टर है। वहाँ पे सर्ज अरेस्टर्स डाइवर्ट लाइटनिंग सर्जिस टू ग्राउंड, प्रोटेक्शन स्पार्क गैप्स फॉर बुशिंग एंड इंसुलेटर्स। सर्ज अरेस्टर्स प्रोवाइडेड बिटवीन फेज एंड ग्राउंड फॉर ओवरहेड लाइन्स। ये सर्ज अरेस्टर कहाँ दिया गया है, तो फेज एंड ग्राउंड ओवरहेड लाइन ऑन प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट। सर्विस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कोऑर्डिनेटेड एज पर इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल। अब स्विचिंग वोल्टेज सर्जिस फेस टू अर्थ वोल्टेज वेव। सर्ज, उसके लिए क्या प्रोटेक्शन दिया गया है, तो दिया गया है सर्ज सप्रेसर एब्जॉर्ब द ओवर वोल्टेज एंड रिड्यूस रेट ऑफ राइज एंड पीक। उसके बाद दिया गया है टेम्पररी पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज। तो उसका जो प्रोटेक्टिव डिवाइस क्या है, क्या होगा वहाँ पे, तो होगा ओवर वोल्टेज रिलेस एंड कनेक्टेड टू सेकेंडरी ऑफ पीटी। वोल्टेज टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड ऑन बेसिस ऑफ परमिसिबल लिमिट ऑफ हाईएस्ट बस वोल्टेज। पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज ऑकर्स ड्यूरिंग, कब होता है पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज, तो लोड थ्रो ऑफ एक्सेसिव कैपेसिटर इन सिस्टम्स, ओवर वोल्टेज ऑफ सब ट्रांसमिशन लाइन, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन एंड वोल्टेज कंट्रोल। अब देखेंगे हम अंडर फ्रीक्वेंसी। अंडर फ्रीक्वेंसी का ये सिंबल है। अंडर फ्रीक्वेंसी जब ऑपरेट होती है, फ्रीक्वेंसी रिलेस कनेक्टेड ऑन सेकेंडरी ऑफ ईटी। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी में फ्रीक्वेंसी रिलेस कनेक्ट किए हुए होते हैं। ड्यूरिंग अंडर फ्रीक्वेंसी द लेस इंपॉर्टेंट लोड आर शेडेड इन स्टेप्स बाय ऑटोमेटिक लोड शेडिंग स्कीम इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैनेजमेंट। तो जब अंडर फ्रीक्वेंसी होती है तो जो लोड इम्पोर्टेंट नहीं है वो अपने आप बंद होने लगते हैं। ये सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मैंने वहाँ पे इस तरह सिस्टम बनाई हुई होती है। अनबैलेंस लोड्स। अनबैलेंस लोड्स क्या है, अनबैलेंस लोड का मतलब है आपके 3 फेज़ में, समझो कि 3 फेज़ में, एक फेज़ में 415 है, दूसरे फेज़ में 380 है और तीसरे फेज़ में 220 वोल्ट है, तो इसे अनबैलेंसिंग कहते हैं। तो उसके लिए क्या ऑपरेट होगा, अनबैलेंस रिले ट्रिप टू 3 फेस मोटर। नॉर्मली मोटर में ये रिले लगे होते हैं। अनबैलेंसिंग क्या करता है, अनबैलेंसिंग कॉज ओवर हीटिंग ऑफ मोटर एंड जनरेटर। आपका तीनों फेज में लोड जो वोल्टेज है वो बैलेंस नहीं होगा, तो क्या होगा, मोटर्स एंड जनरेटर्स उसमें वाइंडिंग में ओवर हीटिंग हो जाएगा। आइए जानते हैं सब स्टेशंस के इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं। तो पहला है बस बार। वेरियस इनकमिंग एंड आउटगोइंग सर्किट आर कनेक्टेड टू बस बार। बस बार्स रिसीव पावर फ्रॉम इनकमिंग सर्किट एंड डिलीवर पावर टू आउटगोइंग सर्किट। बस बार किस तरह के होते हैं, किस मेटल के बने होते हैं, आइदर रिजिड एल्यूमिनियम ट्यूबुलर बस बार सपोर्टेड ऑन पोस्ट इंसुलेटर्स, फ्लेक्सिबल ACSR और ऑल एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड बस बार supported from 2 ends by strain insulators, 2 level or 3 level
इंडोर आउटडोर। फिर क्या कौन सा इक्विपमेंट होता है? सर्ज अरेस्टर या लाइटनिंग अरेस्टर। सर्ज अरेस्टर डिस्चार्ज द ओवर वोल्टेज सर्जिस टू अर्थ एंड प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट इंसुलेशन फ्रॉम स्विचिंग सर्जिस एंड लाइटनिंग सर्जिस। तो लाइटनिंग सर्जिस जो होती है मतलब जो बारिश के मौसम में जो लाइटनिंग होती है उसके वजह से सिस्टम को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, उसके लिए सर्ज अरेस्टर वहाँ पर लगाया जाता है। वो कहाँ कनेक्ट किया जाता है? कनेक्टेड जनरली बिटवीन फेज कंडक्टर एंड ग्राउंड, लोकेटेड एट द फर्स्ट इक्विपमेंट एज सीन फ्रॉम इनकमिंग ओवरहेड लाइन एंड आल्सो नियर ट्रांसफॉर्मर टर्मिनल बेस फेस टू ग्राउंड। 2 टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, गैप्ड अरेस्टर्स एंड गैपलेस जिंक ऑक्साइड अरेस्टर्स। उसके बाद कौन सा इक्विपमेंट है? आइसोलेटर्स या उसको डिसकनेक्टिंग स्विचेस भी कहा जाता है। टू प्रोवाइड आइसोलेशन फ्रॉम लाइव पार्ट्स फॉर पर्पस ऑफ मेंटेनेंस। मतलब आपकी ये नॉर्मली स्विच यार्ड में होता है। अगर स्विच यार्ड में आपको कोई लाइन का मेंटेनेंस करना हो तो आइसोलेटर को सेपरेट किया जाता है लाइव पार्ट से। इक्विपमेंट को लाइव पार्ट से सेपरेट करने की वजह से आइसोलेटर का यूज़ किया जाता है। कहाँ लोकेट किया गया है? लोकेटेड एट ईच साइड ऑफ सर्किट ब्रेकर, डज नॉट हैव एनी रेटिंग फॉर करंट ब्रेकिंग और करंट मेकिंग। मतलब उसका काम होता है मेक एंड ब्रेक। कितने टाइप्स के होते हैं? सेंट्रल रोटेटिंग हॉरिजॉन्टल स्विंग, सेंट्रल ब्रेक, वर्टिकल स्विंग, पेंटोग्राफ टाइप, इंटरलॉक्ड विथ सर्किट ब्रेकर। फिर कौन सा इक्विपमेंट होता है? अर्थिंग स्विच, डिस्चार्जिंग द वोल्टेज ऑन सर्किट टू अर्थ फॉर सेफ्टी। अर्थिंग स्विच मतलब आप समझो कोई इक्विपमेंट आइसोलेट करते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर आइसोलेट करते हैं तो उसमें पार्शियल वोल्टेज डिस्चार्ज कैसे करेंगे? तो ये अर्थ स्विच के थ्रू ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाएगा। कहाँ माउंट किया जाता है? माउंटेड ऑन द फ्रेम ऑफ द आइसोलेटर, लोकेशन जनरली फॉर ईच इनकमर एंड ईच बस बार सेक्शन। करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? स्टेप डाउन करंट मेजरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल। करंट ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसका पर्पस क्या है? तो प्रोटेक्शन एंड मीटरिंग के लिए। प्रोटेक्शन जो रिले है आपका वो करंट ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्टिव सीटी के थ्रू करंट सेंस करता है और वेरियस प्रोटेक्शन जैसे ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट, ये जो है वो प्रोटेक्टिव सीटी करंट ट्रांसफॉर्मर वो सेंस करता है। मेजरिंग सीटी, मेजरिंग करंट ट्रांसफॉर्मर, उसका मतलब क्या होता है? वो मीटरिंग के लिए होता है। आपके जो भी मीटर की जो रीडिंग आते हैं वो मेजरिंग सीटी के थ्रू होते हैं। लोकेशन कहाँ है? लोकेशन डिसाइडेड बाय प्रोटेक्टिव जोन मेजरमेंट रिक्वायरमेंट। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज मेजर करता है। स्टेप डाउन करंट फॉर मेजरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल। कितने टाइप के होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कैपेसिटिव, को CVT भी कहा जाता है, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। लोकेशन ऑन फीडर साइड ऑफ सर्किट ब्रेकर। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। ओके, देखते रहिए मेरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।